नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से क्लास 6 का चैप्टर 4 छठी का भूगोल अध्याय 4 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले जो मैंने पिछले वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है भूगोल का तीसरा अध्याय, उसका थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर है, उसे भी हम देख लेते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वीडियो देखने के बाद आप इन सभी क्वेश्चन को, इन सभी प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय 3 का जो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों को क्या कह रहा है यहाँ पर कि संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो आप लोग इसका जो आंसर है, जो मैंने अभी चैप्टर प्रोवाइड करवाया है, उसमें ढूंढ के और उसके बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण, घूर्णन एवं परिक्रमण की परिभाषा, लीप वर्ष क्या होता है, उत्तर एवं दक्षिणी आयंतों के अंतर बताएं, उसके बाद विषुवत क्या है, दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है क्या, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, वो क्यों होती है। इन सभी का आंसर आपको हमारे वीडियो जो पिछला है उस पर आपको मिल जाएगा। अब टिक लगाने वाले प्रश्नों को भी मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न है कि सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो अब सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर देखिए कह रहे कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। मैं तो वैसे नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप यदि अपने आप सॉल्व करेंगे तो आपको सी टेट के लिए या अन्य किसी भी टेट के लिए बहुत ही सुविधा होगा। तो इसका होगा आपका परिक्रमण। उसी प्रकार से आपका सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, ये देखिए वहाँ पर आंसर है, वहाँ से आप मिलाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका, वो होगा आपका 21 मार्च। इसी तरह से आप भी इसको सॉल्व कीजिए। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? हमारे देश में तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठंड बहुत होती है, लेकिन यहाँ पर गर्मी में मनाया जाता है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर देखिए, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती हैं? इन सभी का मैं क्वेश्चन बैंक मतलब पूरा बैंक जो है वो लेकर के आऊँगा, क्वेश्चन बैंक। तो अभी आप अपने आप सॉल्व करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर डालेंगे। तो अब कह रहा है कि किस ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो आपको पता ही है, परिक्रमण। इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। खाली स्थान भी देखिए, खाली स्थान में कह रहा है कि एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366, सभी को पता है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति कितनी होती है? पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी दिन कहते हैं, हमने पढ़ा था। उसी प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? दीर्घवृत्ताकार में कक्ष में क्या घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। उसी प्रकार से यहाँ पर शरद ऋतु के दिन क्या होते हैं? तो छोटे होते हैं। इसी तरह से जो है आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आपका, अगला चैप्टर है आपका मानचित्र। अगला चैप्टर कौन सी है? तो इसका नाम है आपका मानचित्र। अब इस मानचित्र को बहुत ही बारीकी से आप देखेंगे। देखिए, इस तरह का प्रश्न जो है वो आया है सीटेट में, और फिर से आएगा। ऊपर की तरफ है आपका उत्तर और नीचे की तरफ है आपका दक्षिण, और इसी तरह से आपको भी रखना है, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम। इसी तरह से आगे भी मैं अभी दिखाता हूँ। चलिए मानचित्र के बारे में हम जानते हैं कि मानचित्र में क्या क्या कहा गया है। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की सीधी सीमाएं, मतलब कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी
सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। तो मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है और कुछ मानचित्र ऐसे छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। इसी प्रकार से कह रहा है कि दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है और एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होती हैं। तो मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती हैं। तो मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। मानचित्र का जो है वो प्रकार कई होता है, कई प्रकार के होते हैं, यही कह रहे हैं ये भी। आओ कुछ करके सीखे, इनको भी देख लेते हैं। ये मतलब करके सीखने के लिए कहते हैं कि एक रबर की पुरानी गेंद लें और एवं उस पर कोई रेखाचित्र बनाएं और आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। और अब चाकू से इस गेंद को काटें तथा उससे चपटा करने की कोशिश करें। देखिए कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। करके सीखने वाली बातें हैं। तो चलिए हम अब मानचित्र के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से मानचित्र हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भौतिक मानचित्र को। किसको देखेंगे? सबसे पहले हम भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि पर्वतों को दर्शाने वाले कौन सी मानचित्र हैं, तो भौतिक उच्चावच मानचित्र। इसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर किस किस को दर्शाया जाता है? एक तो पर्वत को, एक पठार को, एक मैदान को और एक नदियों को और महासागरों को। इनको दर्शाने के लिए हमें भौतिक मानचित्र की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम उच्चावच मानचित्र भी है। अब राजनीति मानचित्र को देख लेते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। राजनीतिक मानचित्र से हम किस किस को दर्शा सकते हैं? एक राज्य को, एक नगर को, एक शहर को और गांव को और विश्व को। इस सभी को हम दर्शा सकते हैं। किससे? तो राजनीतिक मानचित्र से। आप इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ही है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद तीसरा है आपका थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करती हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अब देखिए थीमेटिक मानचित्र में क्या क्या दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सड़क, वन, उसके बाद है आपका वर्षा, वन, उद्योग, ये सब किससे दर्शाया जा सकता है? तो थीमेटिक मानचित्र से। यहाँ पर आपको समझना है कि किस मानचित्र से किसको दर्शाया जाता है और प्रश्न भी ऐसा ही आता है। अगला है आपका कि इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जा सकता है। उनको उचित नामकरण किया जा सकता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। मानचित्र के कितने घटक है? तो 3 हैं। यदि पूछ देगा कि कौन कौन सी घटक हैं, तो एक है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है प्रतीक। इसे तो बिल्कुल ही नहीं भूलना क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया है, कई बार आया है। आगे हम दूरी के बारे में अभी जानते हैं कि दूरी क्या है। सबसे पहले दूरी को देखते हैं। अब देखिए दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, और यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। अब पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अब पैमाना क्या होता है? कह रहा है कि
पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए देखिए कि आपके विद्यालय एवं आपके घर की बीच की दूरी 10 किमी है। कितना है? 10 किलोमीटर, जिसे मानचित्र पर 2 सेमी की दूरी में से व्यक्त किया गया है। कितने? 2 सेमी, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेमी स्थल के 5 किमी, मतलब 1 सेमी 1 सेंटीमीटर स्थल के लिए हमें 5 किलोमीटर को दर्शाना होगा या दर्शाया जाएगा। मैं अभी इसको समझाऊंगा आपको। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर। इसी प्रकार से पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थलों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। यदि आपको जानकारी होगा तब लगाएंगे। जानकारी यहीं से प्राप्त करेंगे। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेमी स्थल के लिए 500 किलोमीटर को दर्शाता है, तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र को जब हमें छोटे से पैमाने पे दिखाना होगा तो वहाँ पर इन्होंने रखा है कि 5 सेंटीमीटर स्थल के लिए 500 किलोमीटर को हम दर्शाएंगे। इसको छोटे पैमाने पर ही दर्शाना होगा, इसको हम बड़े पैमाने पर नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे दूरी को हम बड़े पैमाने पर दर्शाएंगे और बड़े बड़े दूरी को क्या करेंगे? बड़े पैमाने पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी से दर्शाया जाता है, और इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। अब इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, आप थोड़ा सा समझिए। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि 1 सेंटीमीटर, क्या 1 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर में हमें दर्शाना है। कितने? 5 किलोमीटर में। ये जो है आपका छोटा मानचित्र, छोटे जगह को दिखाने के लिए है। और जब हम महाद्वीप या देशों, महाद्वीप या देश को दर्शाएंगे, तब हम 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर में दर्शाएंगे। ठीक है, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो इसी प्रकार से आपको भी समझना होगा कि इसका कैसे विभाग किया जाएगा। आगे जो होगा, आगे मैं इसी चैप्टर का जो भाग लेकर के उपस्थित होऊंगा उसका नाम होगा दिशा। उससे पहले देख लीजिए इन्होंने कैसे दर्शाया है। देखिए, अब इस तरह से हमें मानचित्र बनाना होता है। ये किसी गांव का मानचित्र इस तरह से बनाया गया है, और इसको ये देखिए यहाँ पर इन्होंने मीटर के भी वो दे दिया है। पैमाना है 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर में इन्होंने दर्शाया है। इस तरह से जो है वो मानचित्र बनाया जाता है। और एक जैसे कोई गांव है तो वहाँ पर विद्यालय होगा, कुआं होगा, दुकान होगा, इसी तरह से जो है बहुत कुछ होगा उस गांव में। तो इसको दर्शाने के लिए इन्होंने इस चित्र को दिखाया है, जिसे आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, या हो सके तो इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं आप। आगे मैं आप लोगों को दिशा के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए 2 पार्ट में दे रहा हूं आपको। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। CTET इस बार आप किसी भी हालत में क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।